Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Kepler's law of planetary motion. तो विद्यार्थी, प्लेनेट जो है सन के अराउंड मोशन करता है। इससे रिलेटेड केपलर ने 3 नियम दिए। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर के अनुसार सभी प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है तथा सन किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो यहां से डिफिनेशन देखा जाए, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सन जो है किसी एक फोकस पर स्थित होता है, चाहे एक फोकस ये ले लीजिए चाहे यहां किसी एक फोकस पर। ये F1 और F2 फिक्स्ड पॉइंट होता है। जो आपका प्लेनेट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता रहता है। फिगर से समझा जाए, अकॉर्डिंग टू फिगर AF1 इज इक्वल टू BF2। AF1 BF2 दोनों जो है इक्वल होते हैं। तो यहां पे देखिए इसका हमें फायदा मिलेगा। तो यहां से ये चीज ये देखिए PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू होता है मेजर एक्सिस 2A के। इतनी जो लेंथ है वो कितना है 2A है। ये है माइनर एक्सिस 2B है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ा होता है। ये चीज फिगर में और अच्छी तरीके से समझा जाए। देखिए यहां पे PF1 प्लस PF2 ये बराबर होता है AF1 प्लस AF2 के। मतलब ये प्लैनेट P अगर आ गया कहां पे A पर तो हो जाएगा PF1 प्लस PF2, तभी वही चीज होगा। अब AF1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BF2 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए इसमें AF1 के स्थान पे हम लिख दें क्या BF2। यस, तो अब ये BF2 प्लस AF2 हो गया। अब ये 2A के बराबर हो गया, 2A के बराबर हो गया। इधर देखिए BF1 और यहां पे BF2 के स्थान क्या लिख सकते हैं AF1। देखिए BF2 के स्थान पे AF1 लिख सकते हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं कि PF1 प्लस PF2 मेजर एक्सिस 2A के क्या होता है, बराबर होता है और कांस्टेंट होता है। यही हम दिखाना चाह रहे थे। BF1 अपने स्थान पर रहने दीजिए, BF2 के स्थान लिख देंगे AF1। तो AF1 प्लस BF2 इक्वल टू क्या हो गया, मेजर एक्सिस 2A के बराबर हो गया। जब प्लेनेट P A पर होगा तो ऐसी दशा में सन के बहुत नजदीक होगा। ये डिस्टेंस को R1 हम माने हैं, आप इसे R मिनिमम भी लेंगे। जब प्लेनेट P B पर होगा तो ऐसी दशा में सन से सबसे ज्यादा दूर होगा, इसे R2 या R मैक्स मानेंगे। ध्यान दें, जब प्लेनेट आपका P A पर होगा तो ऐसी दशा में सन के बहुत नजदीक होगा, इसे R1 डिस्टेंस या R मिनिमम कहेंगे। जब प्लेनेट आपका B पर होगा तो ऐसी दशा में वो सन से सबसे ज्यादा दूर होगा, इसे R मैक्स लेंगे। यस, तो वही यहां पे लिखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, कहा जाए R1 के स्थान क्या लिख सकते हैं R मिनिमम प्लस R मैक्स इक्वल टू 2A। यहां से जो कंसेप्ट मिला इन दोनों से हमको यही मिला। तो यहां से A इक्वल टू कह सकते हैं क्या R1 प्लस R2 बाई 2 या R मिनिमम प्लस R मैक्स बाई 2, इसे मीन डिस्टेंस कहेंगे। A क्या चीज है, तो यहां A देखा जाए ये है मेजर एक्सिस, ए बी हमारा हो गया मेजर एक्सिस। अगर ओ बी लेते हैं यानी ए, तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या चीज है, ये है सेमी मेजर एक्सिस। ये देखिए इतना CD, ये है माइनर एक्सिस। और आधा अगर लेंगे केवल बी तो ये हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। तो ए हमारा है सेमी मेजर एक्सिस और बी हमारा केवल होगा सेमी माइनर एक्सिस। ये चीज ध्यान दीजिए। तो ए भी हमारा पूरा 2A है, तो इतना A होगा, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट रखा गया है A0। और A वाले भी देखा जाए, यहाँ पे ये पूरा A है तो ये -A 0, इसका कोऑर्डिनेट रखा गया है।
सी का कोऑर्डिनेट देखा जाए, ये पूरा 2b है तो यहां से क्या होगा b, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 b, और ये नीचे पड़ता है तो यहां है 0 माइनस b। अब हम चर्चा इलिप्स की करते हैं। इलिप्स का जो फार्मूला होता है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला तब है जब a इज ग्रेटर देन b। ध्यान दें, a मतलब सेमी मेजर एक्सिस और b मतलब सेमी माइनर एक्सिस। ए बी में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है विद्यार्थी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसी दशा में ई इक्वल टू, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, इसके बारे में अभी चर्चा करें। ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान दें, हमेशा जो ऊपर लिखा होगा वो छोटा होगा, नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है ये इलिप्स यूं हो जाए, ऐसी दशा में b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो b नीचे हो जाएगा, a ऊपर हो जाएगा। मतलब ध्यान देना है कि e की वैल्यू जो होती है इलिप्स के लिए वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये ध्यान देना चाहिए। इस फार्मूले से हमें e की जो वैल्यू मिलना चाहिए वो 1 से छोटा मिलना चाहिए और 0 से बड़ा मिलना चाहिए। फॉर सर्किल, अगर ये सर्किल होता है इलिप्स तो ए बी क्या होते, इक्वल होते। तो जब ए बी इक्वल होगा तो सर्किल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब ए बी इक्वल हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस 1 ए बी इक्वल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सर्किल के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ई मतलब इसेंट्रिसिटी इसका नाम है। तो सर्किल के लिए ध्यान देना है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 होती है। इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ध्यान दिया जाए, इसेंट्रिसिटी ये इलिप्स की प्रॉपर्टी को बताता है। ई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसमें इलिप्स की प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगी। मतलब ई इक्वल टू जैसे 0.1 कर दिया जाए तो ये सर्किल से थोड़ा सा दबा होगा, ई इक्वल टू 0.2 कर दिया जाए तो और ज्यादा दबा होगा, ऐसा फील करिए। और ई इक्वल टू 0.9 कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा दब जाएगा यहाँ पे। तो ये इसेंट्रिसिटी का मतलब है विद्यार्थी। ई की वैल्यू 0.1 बहुत कम है तो सर्किल से थोड़ा सा एक पोर्शन आपका दबा होगा। ई की वैल्यू 0.9 तक पहुंच गया अगर, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा दब जाएगा। यस, और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये इसका मतलब है। एक चीज और बात यहां फंस रहा है, आर मिनिमम और आर मैक्स हमें फाइंड करना होता है। तो ध्यान दिया जाए, देखिए ये फोकस F2, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, ये डिस्टेंस यहाँ पे होता है AE मैथमेटिक्स में। ध्यान दिया जाए, AE होता है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE 0, और उतनी दूरी पर इधर होता है तो माइनस AE 0। मतलब F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2AE के बराबर होगा। जब प्लेनेट आपका पॉइंट ए पे होगा, ऐसी दशा में वो सन के सबसे नजदीक होगा, तो आर मिनिमम ये हमको चाहिए। तो इतना हमें मालूम है, इतने में से ये वाला AE पोर्शन हम घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो यहां देखिए R1 इक्वल टू आर मिनिमम, दोनों एक ही बात है। तो A पूरा डिस्टेंस में से ये वाला AE हम क्या कर लिए, घटा लिए, तो आ गया A कॉमन ले लिए तो A इन ब्रैकेट 1 माइनस E आ गया। अगर प्लेनेट हमारा B पर होता तो ऐसी दशा में वो सन से सबसे ज्यादा दूर होता सब, तो हमको R2 या R मैक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या है, A है। A में यही AE क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो वही वहां पे किया गया। R2 बराबर R मैक्स बराबर A प्लस AE, तो A कॉमन ले लेंगे तो आएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस A। तो R मैक्स R मिनिमम इसकी हमें आगे के कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टडी आवश्यक थी। तो विद्यार्थी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में फर्स्ट लॉ के तहत इतना ही कॉन्सेप्ट बनता था। डिफिनेशन को दोबारा क्लियर कर लिया जाए, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। जितने प्लैनेट हैं सभी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं और सन जो है किसी एक फोकस पर स्थित होगा, चाहे यहां पर होगा चाहे यहां पर होगा, और हमेशा PF1 प्लस PF2
वो कांस्टेंट होगा और 2a के क्या होगा, इक्वल होगा। ये कैसे 2a के इक्वल होगा यहां से हम बता दिए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, सेकंड लॉ को देखा जाए। सेकंड लॉ इसे कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज। ध्यान दें, तो इसमें क्या करना होता है, प्लेनेट को सन से मिला देते हैं और ये लाइन जो है इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल एरिया को कवर करता है। तो यहां पे डिफिनेशन देखा जाए, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal interval of time. That is, the aerial speed of the planet remains constant. मतलब प्लेनेट और सन को जो ज्वाइन करने वाली रेखा होती है हमेशा इक्वल समय में इक्वल एरिया को कवर करता है। यही केप्लर्स का सेकंड लॉ है। तो यही एरियल स्पीड है dA अपॉन dt। देखिए dt टाइम में प्लेनेट आपका यहां से यहां गया होगा, मान लेते हैं ए से बी पे गया होगा और यहां सी से डी पे गया होगा dt टाइम में। तो टाइम सेम है तो ये एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, dA अपॉन dt ये है एरियल स्पीड। ध्यान दिया जाए, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल एरिया कवर करेगा। मान लेते हैं कोई केस ऐसा हो जाए, ऐसा फिगर आपको बना दे, सन आपका यहां पर है इस फोकस पर, यस, और ये सन आपका F1 F2 किसी भी फोकस पे हो सकता है, हमेशा एक ही बात है। मान लेते हैं प्लेनेट ए से बी पे गया होगा T1 टाइम में, और फिर मान लेते हैं प्लेनेट जो है सी से डी पे गया होगा T2 टाइम में, फिर मान लेते हैं ई से एफ पे गया होगा T3 टाइम में। तो जाहिर है टाइम अलग अलग होने की वजह से एरिया क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो एरिया भी ज्यादा कवर करेगा, टाइम कम लगेगा तो एरिया भी कम कवर करेगा। तो ये चीज ध्यान दें, ये चीज रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखिए A1 एरिया, मान लेते हैं एरिया कम है तो टाइम भी कम लगा होगा। A2 एरिया, अगर ये A2 एरिया ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगा होगा। A3 एरिया अपॉन T3 टाइम हो गया। तो अगर ये A3 बहुत ज्यादा है तो टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। अब आ गया A अपॉन T लिखा, A मतलब पूरे इलिप्स की एरिया हो गई। इलिप्स की एरिया कहा जाता है पाई AB। जैसे सर्किल का एरिया आप लोग जानते हैं पाई R स्क्वायर, वैसे आप इलिप्स की एरिया का फार्मूला जानिए पाई AB। टोटल एरिया, कोई प्लेनेट ए से चला होगा पूरा फिर ए पे पहुंचा होगा, टोटल एरिया अगर कवर करता है तो टोटल टाइम भी लगेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। A अपॉन टी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। ध्यान देना है, बहुत काम का है, न्यूमेरिकल में बहुत इससे आपको हेल्प मिलने वाला है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। हाँ विद्यार्थी, सेकंड लॉ के प्रूफ को देखा जाए तो सेकंड लॉ ये है विद्यार्थी कि प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल एरिया को कवर करता है। तो ऐसा कब करता होगा, तो ऐसी दशा में जब सन से प्लेनेट बहुत दूर होता होगा तो उसकी स्पीड कम होती होगी, और जैसे यहां पर है प्लेनेट सन से बहुत नजदीक है, जब नजदीक है तो जाहिर है कि उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तभी ऐसा होता होगा। तो इसके प्रूफ के लिए यहां पर देखा जाए, मान लेते हैं कोई सैटेलाइट dt टाइम में C से D तक पहुंचता है, स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, और इस स्मॉल डिस्टेंस में उसका जो स्पीड होता है v वो सेम रहता है। स्पीड बदलता है हम जानते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल के लिए हम मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, v है, उतने में चेंज नहीं होगा। यहां पे लिखा है सपोज प्लेनेट कवर्स स्मॉल डिस्टेंस CD इन स्मॉल टाइम dt विद स्पीड v। अब ये डिस्टेंस हम देखते हैं कितना होगा, CD इक्वल टू हो जाएगा v dt, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो वहां से वो लिखा है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो जाहिर हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी।
तो इसको अलग से हम यहां पर बना लिए हैं एस सी डी। यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिए हैं तो हाइट हो गया। यहां पर ट्रायंगल की हाइट क्या है, एच है। अब एच को फाइंड करना। देखिए बाहर वाला एंगल जो है थीटा है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इन ट्रायंगल DBC में यहां पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेनियस CD है। यस, तो एच इक्वल टू हो जाएगा CD साइन 180 माइनस थीटा। तो CD के स्थान पे हम लोग लिखेंगे क्या VDT, यहां पे लिखे हैं। और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या साइन थीटा। तो हाइट पता चल गया इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल की एरिया हम मान ले रहे हैं क्या है DA है। तो ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2। अगर किसी ट्रायंगल के आपको एरिया फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर हाइट आपको पता चल जाए तो निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए DA इक्वल टू बेस आपका यही है R, तो ये कितना हो गया यस C, ये R है। बेस इंटू हाइट आप निकाल चुके हैं VDT साइन थीटा अपॉन 2। तो ये DT से हम यहाँ डिवाइड कर लिए, D अपॉन DT इक्वल टू हो गया RV साइन थीटा अपॉन 2। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं यहाँ पे। अब आगे का कंसेप्ट देखिए, इस प्लेनेट पर जो है नेट टार्क 0 लग रहा है, क्योंकि FG मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है। जो फोर्स वर्क करेगा वो सेंटर की ओर वर्क करेगा। टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है। जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा टुवर्ड सन करेगा, और आर भी वही लाइन है, तो जाहिर है कि यहाँ पे टार्क नहीं लगेगा। जब नेट टार्क आपका 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ध्यान दें, तो आपको ध्यान देना है कि केपलर सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। तो P इक्वल टू क्या होता है MV। M बाहर कर लिए तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V। तो इसे लिख सकते हैं RV साइन थीटा n कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में आया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू हो जाएगा MRV साइन थीटा। तो चूंकि इसके राइट हैंड साइड में 1/2 है और मास नहीं है, तो हम 2m से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2m से डिवाइड कर दें। तो यहाँ L अपॉन 2m हो जाएगा। 2m से डिवाइड करेंगे, m से m कैंसिल, 2 रह जाएगा। इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो इसका हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं इक्वल है, तो जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था कि dA अपॉन dt एरियल स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये प्रूव हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर थर्ड लॉ को हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, थर्ड लॉ और उसके प्रूफ को देखा जाए। थर्ड लॉ के डिफिनेशन को देखा जाए। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब प्लेनेट जो सन के अराउंड मोशन कर रहा है, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के होल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ख्याल करना चाहिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। नोट में यहां पे लिखा है फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कह रहा है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें प्लेनेट आपका मोशन कर रहा है, तो ऐसी केस में सेमी मेजर एक्सिस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के इक्वल हो जाएगा। तब जो फार्मूला अप्लाई होगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। इस पे जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल बनता है वो है T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। इसी पे न्यूमेरिकल बनता है और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये तो रहा इसका डिफिनेशन। अब इसका डेरिवेशन देखा जाए, प्रूफ देखा जाए।
प्रूफ में फर्स्ट मेथड वास्तव में प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके डेरिवेशन में यहां माना गया है कि प्लेनेट जो है सर्किल में मोशन कर रहा है। यस, तो इस टाइप का प्रूफ दिया रहता है तो हम भी कर देते हैं। एक और मेथड से हम प्रूफ देंगे जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होगा। यस, तो मान लेते हैं कोई प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है जिसका रेडियस r है। अब उसकी जो है ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रेडियस सेम हो गया है। यस, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन के लिए सेंट्राइपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है जो कि उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। तो यहां पे देखा जाए तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एफ जी, तो एफ सी मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम जो है मास ऑफ दी प्लेनेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एस एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। एम मास ऑफ द प्लेनेट है, स्मॉल एम मास ऑफ द प्लेनेट है, जबकि एम एस मास ऑफ द सन है। ये चीज यहां पे देखा जाए, एम एस मास ऑफ द सन है। यस, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। जो ऑर्बिटल स्पीड आ रहा है वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम एस अपॉन आर, इतना आ रहा है। तो थर्ड लॉ के प्रूफ में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, जैसा कि हम लोग कर भी चुके हैं। 2 पाई आर अपॉन वी के स्थान पे जो वैल्यू फाइंड किए हैं यहाँ पे रख दिए हैं। ये आर अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर जाएगा, तो आर का एक पावर पहले से है और हाफ पावर बाद में जाके जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। यस, और जी एम एस ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज देखा जाए तो टी इक्वल टू आया 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी एम एस इंटू आर पावर 3/2। इसका स्क्वायर हम कर देते हैं दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस आर क्यूब। देखिए 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सन कांस्टेंट है, आर क्यूब हो गया। तो कांस्टेंट है तो यहां प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये हो गया प्रूव्ड हमारा। तो ये कांस्टेंट भी आपको ख्याल करना चाहिए, ऑप्शन में एक आध बार आ चुका है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस। तो ये फर्स्ट मेथड से डेरिवेशन हुआ। सेकेंड मेथड से डेरिवेशन आगे हम करते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सेकेंड मेथड से अब केपलर्स थर्ड लॉ के प्रूफ को देखा जाए और यह प्रूफ ही रियल प्रूफ होगा। ध्यान दें। तो विद्यार्थी यहां पे देखा जाए प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। जब प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसकी स्पीड सबसे कम होती है, जब प्लेनेट जो है सन के सबसे करीब होता है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इसेंट्रिसिटी के टर्म में उसकी ये स्पीड है जो कि यहाँ पे दिया है, इस डेरिवेशन में इसका प्रयोग करेंगे। इसके जस्ट बाद हम जो है सबसे दूर और सबसे पास वाले स्पीड का डेरिवेशन करेंगे इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे आपको जानना है कि v2 इक्वल टू होता है अंडर रूट जी एम एस अपॉन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस ई। जब सबसे ज्यादा दूर होगा प्लेनेट सन से तो ऐसी दशा में ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आप प्लेनेट को ए पर मानते हैं जो कि सन से सबसे ज्यादा नजदीक है तो ऐसी दशा में स्पीड सबसे ज्यादा होगा, तो वो होगा अंडर रूट जी एम एस अपॉन ए इन ब्रैकेट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। इसेंट्रिसिटी के टर्म में ये स्पीड होता है। ज्यादा स्पीड के लिए 1 प्लस सी ऊपर कर देना, 1 माइनस सी नीचे कर देना, और कम स्पीड के लिए 1 माइनस सी ऊपर कर देना, 1 प्लस ई नीचे कर देना। बस इतना ही करना है। तो इसका हम यहां प्रयोग करेंगे। R2 जब प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होता है तो R2 इक्वल टू होता है A इन ब्रैकेट 1 प्लस ई। ये हम बता चुके हैं पहले। तो इसका अभी जस्ट डेरिवेशन होने वाला है। तो ताकि V1 V2 स्पीड जो है इसेंट्रिसिटी के टर्म में कैसे आया, तो आइए देखते हैं अब इसका प्रूफ। तो थर्ड लॉ हमारा है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यू, ये हम लोग जानते हैं। अब इसका प्रूफ देखा जाए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। जैसे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी।
ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस। ध्यान दें, तो जब प्लेनेट आपका एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो इलिप्स की पाई ए बी एरिया को पार करता है। ध्यान दें, फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ है ए अपॉन टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m इक्वल टू कांस्टेंट। तो ए है एरिया ऑफ द इलिप्स, तो ये है पाई ए बी अपॉन टी, एल है एंगुलर मोमेंटम जो कि कांस्टेंट रहता है। तो आप चाहे ये मान कर चलो प्लेनेट बी पर है, आप चाहे मान के चलो प्लेनेट ए पर है, दोनों दशाओं में ये डेरिवेशन अच्छे से होगा। तो यहां हम ले रहे हैं क्या, पॉइंट बी पर जब प्लेनेट है तब की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाए क्या r2 और p के स्थान पर लिखेंगे mv2। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर क्रॉस p2, यही करते हैं हम। तो p2 का स्थान लिखेंगे mv2, स्मॉल m जो है मास ऑफ द प्लेनेट है। ध्यान दें, यहां से m कैंसिल हो गया, पाई ए बी अपॉन टी यहां उतार लिया गया है, r2 का स्थान पर लिखे हैं a इन ब्रैकेट 1 प्लस e, यहां से देखें, और v2 के स्थान पर लिखा गया है e। जब जो है प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होता है तो ये v मैक्स या v2 हमारा ये होता है, तो वो यहां पे रखा गया है। यस, यहां देखिए a से a कैंसिल हो गया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया तो ये मिल गया आपका। अब यहां पे देखा जाए तो पाई बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आया, और यहां पे स्क्वायर किया गया तो रूट हट गया। यहां से देखिए 1 प्लस ई का होल स्क्वायर है तो एक कटा होगा एक बचा होगा, नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई। तो यहां लिखा है 1 माइनस ई स्क्वायर, और GMS अपॉन ए है तो रखा गया है, यहाँ 4 रखा गया है। अब यहां बी स्क्वायर के स्थान पे रखा गया है ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पहले बताया जा चुका है इलिप्स के लिए, अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद जो बचा है वो यहां पे लिखा है पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू GMS अपॉन 4a। ध्यान दे, तो हमें यही ले आना है, तो जाहिर है कि a अगर यहां प्रोडक्ट करते हैं a क्यूब हो जाएगा, और GMS को क्या कर लेंगे नीचे कर लेंगे, और टी स्क्वायर हमारे यहां हो जाएगा। तो जो हमको मिल रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GMS a क्यूब। 4 पाई स्क्वायर GMS ये हमारा कांस्टेंट है, तो आगे हमारा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a क्यूब प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये कांस्टेंट भी एग्जाम में आया हुआ है। एक चीज और विद्यार्थी, न्यूमेरिकल के लिए आप सतर्क रहेंगे, इसका नोट देखा जाए, केपलर्स लॉज आर वैलिड फॉर सैटेलाइट आल्सो। तो केपलर का ये नियम जो है सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है। कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें सैटेलाइट ही मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इस टाइप का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इस कंसेप्ट की सहायता से न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट देखा जाए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिहेलियन या इसे पेरिजी कहते हैं, एंड एपिहेलियन या इसे एपोजी कहते हैं। ध्यान दें, तो ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें प्लैनेट मोशन कर रहा है। तो इस फोकस पर हमारा सन है जिसका मास है ms। जब प्लैनेट आपका ए पर होगा तो ये सन से सबसे ज्यादा नजदीक होगा, और इसी को कहा जाता है पेरिहेलियन या पेरिजी। आप इसे कैसे दिमाग में बनाए रखेंगे, तो आप पेरिहेलियन या पेरिजी मतलब पास की थ्योरी सोचेंगे, तो पास वाले के लिए ये रहेगा नाम। और सन से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट है बी, और बी को कहा जाता है एपिहेलियन या एपोजी, नाम रखा गया है इसका, एपोजी। ध्यान दें, यहां पे ये वी मिनिमम सबसे कम होगा, और अगर प्लेनेट ए पर है तो वी मैक्स होगा, इसे V1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेनेट जब सन के सबसे ज्यादा पास रहेगा
तो ये डिस्टेंस है R1 या इसे R मिनिमम कहेंगे। और यहां पर स्पीड मैक्सिमम होगा, इसे V1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जब प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होगा तो वहां पर स्पीड मिनिमम होगा, उसे V2 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। और सन से उसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी R2 या उसे R मैक्स कहेंगे। अब V मिनिमम व V मैक्स को फाइंड करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, जिसमें एक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो हमें जो है V मैक्स और V मिनिमम फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो A पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू B पर एंगुलर मोमेंटम। ए बी क्यों लिए? क्योंकि इसी पॉइंट पर V मैक्स और V मिनिमम मिलने वाला है। ए के लिए एंगुलर मोमेंटम R मिनिमम इंटू PA, R मिनिमम कहिए या R1 कहिए, दोनों एक ही बात है। B पर R मैक्स इंटू PB या आप R2 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, यहां हम लोग जानते हैं R मिनिमम की वैल्यू, R मिनिमम इज इक्वल टू होता है A इन ब्रैकेट 1 माइनस E, इससे पहले हो चुका है। और PA मोमेंटम है, P बराबर mv होता है, तो mv मैक्स, m है मास ऑफ प्लेनेट, इज इक्वल टू R मैक्स। जब ये B पे है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो R मैक्स के स्थान पे लिखेंगे A इन ब्रैकेट 1 प्लस E इंटू PB, PB हो जाएगा mv मिनिमम। यस, तो यहां से A कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है, जो हमको मिल रहा है 1 माइनस E इंटू V मैक्स इज इक्वल टू 1 प्लस E इंटू V मिनिमम। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब अप्लाई होता है? जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हो, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखा जाए, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है माइनस GM अपान R होता है, तो यहां लिखा जाएगा माइनस GMS m अपान R मिनिमम इज इक्वल टू बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बी पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv मिनिमम स्क्वायर, बी पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस GMS m अपान R मैक्स। अब हम R मिनिमम और R मैक्स की वैल्यू को रखेंगे, और यहां से देखिए m ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। यस, चलो वैल्यू को रखते हैं। तो यहां बचा V मैक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस GMS अपान R मिनिमम का स्थान पर लिखे हैं A इन ब्रैकेट 1 माइनस E इज इक्वल टू, देखिए V मिनिमम स्क्वायर अपान 2 माइनस यहां लिखे हैं GMS अपान R मैक्स के स्थान पर लिखे A इन ब्रैकेट 1 प्लस E। इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको V1 या V मैक्स मिलेगा, V2 या V मिनिमम, ये फार्मूला मिलेगा। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो जाएगा। ध्यान दें, इक्वेशन फर्स्ट से, जैसे आप V मैक्स फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से V मिनिमम की वैल्यू निकाल लीजिए। V मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस E अपान 1 प्लस E V मैक्स, यहां पे रख दीजिए V मिनिमम के स्थान पे। बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे तो V मैक्स आपको मिल जाएगा। अब अगर V मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो अब की बार V मैक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालकर यहां पे रख दीजिए। V मैक्स हो जाएगा 1 प्लस E अपान 1 माइनस E इंटू V मिनिमम, यहां पे रख देंगे तो आपको V मिनिमम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब अगर आपको V मैक्स फाइंड करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से V मिनिमम की वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको V मिनिमम फाइंड करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से V मैक्स की वैल्यू रख दीजिए और सफाई से कैलकुलेशन कीजिए, आपको तब मिल जाएगा। तो V मैक्स इक्वल टू मिलेगा √GMS अपान A इन ब्रैकेट 1 प्लस E अपान 1 माइनस E। इसे याद कैसे रखेंगे?
देखिए वी मैक्स ये वैल्यू ज्यादा होगा तो ऊपर 1 प्लस ई रहेगा, नीचे 1 माइनस ई। और बी पे अगर जाएंगे तो वहां पे वी मिनिमम होगा, स्पीड मिनिमम होगा, तो ऐसी दशा में यहाँ पे कर दीजिएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो फार्मूला याद रखने का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी से, जो कि एग्जाम में आया, कुछ करना भी नहीं है। ध्यान दें एमएस यहाँ मास ऑफ द सन है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।